Good morning, students. This is Vikas, and I hope you all are safe, as we know that a very pandemic situation in our country. But in this situation, we can't stop our studies. So today we will study about social studies, chapter 1, class 7. In this chapter, the chapter name is when, where and how. In this chapter we will study about medieval period, but before we started, one thing I make to clear you all that first we must have to know that previous class about previous class. So let us start. जैसा कि आप सभी ने हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस क्लास, यहाँ पे मैंने आपको एक यहाँ पे ये दिया है, हेडिंग दिया है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस क्लास। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहता हूँ कि आपने पिछले क्लास में, क्लास 6 में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अपने हिस्ट्री का स्टडी किया होगा। तो आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, वो अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा होगा, फर्स्ट फार्मर के बारे में पढ़ा होगा, फर्स्ट सिटीज के बारे में पढ़ा होगा, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा होगा, अर्ली स्टेट के बारे में पढ़ा होगा, फर्स्ट एम्पायर, ईटीसी, बहुत सारे और भी दो तीन चैप्टर्स होंगे जो कि आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए मैं इसमें इस पीरियड में मैं आने से पहले थोड़ा सा आपको पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। जैसे कि आपने पिछले क्लास में, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा अर्ली ह्यूमंस के बारे में। तो अर्ली ह्यूमंस के बारे में आप जानते हैं, अर्ली ह्यूमंस मतलब कि आज से बहुत साल पहले जब कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम जो भी हम लोग ह्यूमंस बीइंग थे वो एनिमल्स के फॉर्म में ही थे, इतने डेवलप्ड नहीं थे, इतने क्लासिक नहीं थे। तो अर्ली ह्यूमंस जो है वो हमें ये रिमाइंड कराता है कि जब हम पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़े होंगे, आदि मानव के बारे में पढ़े होंगे, जो लोग मतलब पहले नंगे रहते थे ह्यूमंस, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनकी शैली नहीं थी हमारी तरह। अभी जिस तरीके से हम रह रहे हैं उस टाइप से वो नहीं जीते थे, वो अलग टाइप से जीते थे, जानवरों की तरह ही उनका रहना, खाना पीना, खान पान सारा कुछ, कच्चा खाना, कच्चा मांस खाते थे और जंगलों में पत्थरों से शिकार किया करते थे। ये सारी चीजें अर्ली ह्यूमंस में आती थी। फर्स्ट फार्मर, तो फर्स्ट फार्मर भी चैप्टर जो होगा उसमें हमें ये आता है कि जब अर्ली ह्यूमंस धीरे धीरे डेवलप्ड किए तो पहला बार आग का खोज हुआ, डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ व्हील। तो डिस्कवरी ऑफ व्हील जब आया उसके बाद से ही कृषि यानी एग्रीकल्चर का एरा शुरू हुआ। उसी में फर्स्ट फार्मर का मतलब, एक फर्स्ट फार्मर ये इंडिकेट करता है कि जब व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके बाद पहली बार ह्यूमंस बीइंग ने, पहली बार अर्ली ह्यूमंस ने जो कि डेवलप्ड हो चुके थे थोड़े से, उन्होंने पहली बार एग्रीकल्चर कैसे किया, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको पता है। पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे तो बताया गया होगा आपको कि वो उन्होंने व्हील का आविष्कार किया, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किए, फिर उन्हें ग्रेन्स मिला जो कि उन्हें थोड़ा सा पौष्टिक लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर उन्होंने उस ग्रेन्स को छीट करके शायद कहीं स्प्रेड करके देखा होगा, तो उन्हें उससे पौधे, प्लांट्स इंक्रीज होते हुए देखा होगा। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे थोड़ा सा और अपने आप को डेवलप किया और फार्मिंग शुरू की होगी। तो फर्स्ट फार्मर, ये सारे फर्स्ट फार्मर का जो आपका चैप्टर है वो आपको पिछले क्लास में बताता होगा कि लोगों ने, अर्ली ह्यूमंस ने कृषि, एग्रीकल्चर कैसे शुरू की होगी। ये आपको थोड़ा बहुत रिमाइंड अभी हो गया हो तो आ गया होगा। फिर उसका आता है फर्स्ट सिटीज। तो फर्स्ट सिटीज से माइंड में आता है कि पहला शहर। तो एज वी नो दैट, जैसे कि अभी तक हम हिस्ट्री में अभी तक जो भी आया है उसमें पहला सिटीज जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि पूरे विश्व का पहला सिविलाइजेशन वही था, पहला सिटीज वही था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सारी चीज जो है वो फर्स्ट सिटीज को इंडिकेट करता है। इसके बाद आता है वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वैदिक पीरियड में 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद अर्ली स्टेट्स,
अर्ली स्टेट्स में आता था, आपने पढ़ा होगा जनपदों के बारे में पढ़ा होगा आपने पिछले क्लास में, जनपद, महाजनपद, जैसे कि हमारे पूरे आर्यवर्त में या फिर इंडिया में, भारत में 16 जनपद थे। इस तरीके से आपने 16 जनपदों के बारे में पढ़ा होगा, उसे ही अर्ली स्टेट्स के बारे में कहा है। फिर उसके बाद है फर्स्ट एम्पायर, है ना, पहला एम्पायर कब हुआ, तो ये सब चीज के बारे में आपने पिछले क्लास यानी क्लास 6 में पढ़ा होगा। लेकिन ये था हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस क्लास। लेकिन क्लास 7 में जो चैप्टर 1 है आपका, उसमें है जो हेडिंग है चैप्टर का वो व्हेन, वेयर एंड हाउ है। तो इसमें हमें जो पढ़ना है हिस्ट्री, वो मेडिवियल पीरियड के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली मैं आपको मेडिवियल पीरियड पे आने से पहले एक और चीज क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसमें मेडिवियल पीरियड में पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ मेडिवियल पीरियड में नहीं डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अगर इसको हिंदी में कहें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, यानी आधुनिक मतलब कि अभी जो अभी तक चलते आया है। तो मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री को कब से कब रखा गया है, तो आई थिंक कि 7th सेंचुरी कहिए या फिर 7th सेंचुरी नहीं, 8th सेंचुरी कहिए, 8th सेंचुरी तक जो भी हमारा ये रहा है। सॉरी, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, 8th सेंचुरी, तो 8th सेंचुरी जो है वो 800 से शुरू नहीं होगा। 8th सेंचुरी जो है वो 701 से शुरू होगा, 701 से शुरू होगा। ये 701 से लेकर के 1800 तक मेडिवल पे है। एंशिएंट हिस्ट्री जो है यानी कि 700 ईयर्स तक, और उसके पहले जब से पूरे वर्ल्ड में अर्ली ह्यूमंस आए, वो उस समय से लेकर के 700 तक के ईयर्स को एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास कहा जाता है। मेडिवल पीरियड जो कहा जाता है वो 701 से, जैसे 700 तो कंप्लीट 7th सेंचुरी खत्म हो गया। अब जैसे ही 701 में आए, तो जैसे अभी आप लोग 7th में आए हैं, तो आपने 6th पास आउट कर लिया है और 7th क्लास में आपको आए हुए अभी 1-2 महीने ही हो रहे होंगे, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि मैं अभी 7th क्लास में ही हूं। तो उसी तरीके से 8th सेंचुरी कहने का मतलब ये होता है कि 700 कंप्लीट होने के बाद वो एंटर कर गया 8 में, तो उसी को 8th सेंचुरी कहते हैं। यानी 701 ईयर से लेकर के 1800 ईयर्स तक का जो पीरियड होता है वो मेडिवियल पीरियड, मध्यकालीन इतिहास कहलाता है, मध्यकालीन। और 1800 ईयर्स, तो जैसे ही 1801 ईयर हम जाते हैं वो 19th सेंचुरी यानी कि 1800 तक खत्म हो गया, 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी खत्म हो गया। अब 1801 जैसे ही आएगा वो चला जाएगा मॉडर्न में, मतलब कि 1800 ईयर्स के बाद का जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो आपको आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। अब बात करते हैं मेडिवियल पीरियड की। तो मेडिवियल पीरियड जो हमें पढ़ना है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है अर्ली मेडिवियल पीरियड और दूसरा है लेटर मेडिवियल पीरियड, मतलब कि प्राथमिक या प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास और अंतिम मध्यकालीन इतिहास। इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, अर्ली मेडिवियल पीरियड यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास, और लेटर मेडिवियल पीरियड का मतलब कि अंतिम मध्यकालीन इतिहास। अर्ली मेडिवियल पीरियड को 8th सेंचुरी यानी 800 से लेकर के 12th सेंचुरी तक यानी 1200 तक रखा गया है, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के पीरियड को अर्ली मेडिवियल पीरियड कहा गया है। और लेटर मेडिवियल पीरियड को यानी 13th से 18th तक के पीरियड को लेटर मेडिवियल पीरियड कहा गया है। ठीक है, तो ये था आपका मेडिवियल पीरियड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो मैंने बताया आपको। अब इसमें जो है अर्ली मेडिवियल पीरियड में हमें जो पढ़ना है वो डायनेस्टी जो आते हैं इस पीरियड में, जो भी जितने भी डायनेस्टी आए हैं, जितने भी वंश हैं, जैसे चोलाज के बारे में पढ़ना है, पालाज के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रकूट एंड राजपूताज डायनेस्टी, इन सभी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है हमें। 18th से जो ये सभी डायनेस्टी जो आएंगे वो 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच में आएंगे। और लेटर मेडिवियल पीरियड में जो बताता है यानी कि आपको अंतिम मध्यकालीन इतिहास जो बताता है, इसमें टर्कीज, अफगानीज एंड मुगल्स के बारे में पढ़ना है, यानी टर्क्स के बारे में पढ़ना है, अफगान्स के बारे में पढ़ना है, मुगल्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो 7th क्लास में जो अभी हिस्ट्री का चैप्टर आपका 1 शुरू होगा वो मेडिवियल पीरियड का दोनों के बारे में पढ़ना है। तो
अगर हम अर्ली मेडिवल पीरियड की ही बात करते हैं और इन डायनेस्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात ये आता होगा कि ये अर्ली मेडिवल पीरियड हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपना जो चैप्टर है, पहला आपका 7th क्लास का जो चैप्टर है वो पढ़ना है अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में। तो किसके बारे में पढ़ना है? तो वो पढ़ना है इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये माइंड में आएगा कि अर्ली मेडिवल पीरियड में इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इंडिया को लोग इंडिया भी कहते हैं, कुछ लोग भारत भी कहते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं और कुछ लोग भारतवर्ष भी कहते हैं। तो ये सारे नाम जो हैं ये कैसे पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम। सोचने वाली बात है, आप लोग खुद भी थिंकिंग कर सकते हैं कि आखिर हम पढ़ रहे हैं इंडिया के बारे में ही, तो आखिर इंडिया का नाम जो है, जो हम अभी अलग अलग नाम पढ़ते हैं, भारत हो गया, इंडिया हो गया, भारतवर्ष हो गया, इस तरीके से ये जितने भी नाम हम 4-5 पढ़ रहे हैं, वो सारे नाम जो है, 4 नाम आखिर पढ़ा कैसे होगा, आखिर इंडिया का नाम इंडिया या भारत का नाम भारत कैसे पढ़ा, भारतवर्ष कैसे पढ़ा, इन्हीं चीजों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अभी मैंने यहाँ क्वेश्चन डाला है हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम। तो अभी इसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा और इसके बाद फिर इस टॉपिक पे आऊंगा कि हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम। तो चलिए अब इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम। लेकिन इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा ये क्लिप बताना चाहता हूं कि आप अपने एटलस में देखिए, तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान से लेकर के नॉर्दर्न माउंटेन्स तक एंड ऊपर हिमालय से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, ये जो उस टाइम का रीजन जो था, ये बहुत बड़ा एक रीजन था, क्षेत्र था, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो नेम है वो अभी का नाम है। तो इसमें हमें ये जानना है कि जो पहले जो नाम था उसके बारे में हमें जानना है, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि पहले जो नाम था वो क्या था और कैसे वो नाम पड़ा। तो मैंने एक यहाँ पे पॉइंट दिया है, इन द पास्ट इंडिया हैज बीन नॉन बाय डिफरेंट नेम्स बाय डिफरेंट पीपुल ऑफ वेरियस टाइम्स। कहता है पॉइंट कि पास्ट में, बहुत पहले, इंडिया हैज बीन नॉन, इंडिया जो था वो जाना जाता था अलग अलग नामों से, विभिन्न प्रकार के नामों से, जो कि अलग अलग समय में, समय के अंतराल में बहुत सारे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नामों से ये जाना जाता था। One of the early known names in is the Sapt Sindhu or the area around the 7 rivers Indus, Kabul, Jhelum, Chenab, Ravi, Vyas and Satluj। कहता है कि इसमें से एक, जैसे लोग जो इस हमारे भारत को, हमारे इंडिया को लोग उस टाइम बहुत अलग अलग जगह के लोग जो थे वो अलग अलग नाम से अपने कंट्री को बुलाते थे, अपने कंट्री का मतलब अलग अलग नाम बताते थे, अलग अलग समय में। कुछ समय के लिए ये जैसे कि भारत कहलाया, कुछ समय तक ये हिंदुस्तान कहलाया, कुछ समय तक के लिए इंडिया, सबसे लास्ट में जो नाम आया वो इंडिया आया, भारतवर्ष कहलाया, भारत कहलाया। तो ये अलग अलग काल में, अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पे ये कहा जाता था इंडिया के बारे में, यानी भारत के बारे में। लेकिन इसमें से ये कह रहा है पॉइंट कि वन ऑफ द अर्ली नाउन नेम्स, यानी कि इन सभी नामों में से एक नाम जो सबसे पहले जाना जाता था वो सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु क्यों? सप्त सिंधु इसलिए कि जो एरिया अराउंड 7 रिवर्स, जो एरिया उन सातों नदियां, ये सातों नदियां इंदस, काबुल, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये सातों नदियों के पास का जो भी एरिया था वो सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। बहुत पहले अर्ली टाइम्स में, बहुत समय पहले सबसे पहला जो नाम था इसका वो सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। जब इसी एरिया के थ्रू, इसी एरिया से इन सातों नदियों के बीच में जो पड़ने वाला एरिया था, उधर से जब पर्शियन लोग यहाँ आए थे तो पर्शियन लोगों ने इस एरिया में जब वहां आए तो उनका एच जो है वो हमारे संस्कृत के एस से, दोनों लगभग सब मेल खाता है।
तो उन्होंने इसे क्या कहा, उन्होंने इसे एस को, सिंधु को, मतलब जैसे सिंधु को उन्होंने क्या हिंदू कहा, और फिर इसका नाम जो है इस एरिया का नाम क्या पड़ा, सिंधु, सिंधु नाम एरिया पड़ा इस एरिया का, जो कि पर्शियन लोगों के द्वारा दिया गया था। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यानी इस पहले पॉइंट में ये क्लियर हुआ कि सबसे पहला नाम क्या था इंडिया का, वो था सप्त सिंधु। ये सप्त सिंधु क्यों कहलाया, क्योंकि ये मैक्सिमम जो एरिया थे जो पहला बार लोगों के द्वारा, पर्शियन लोगों के द्वारा देखा गया, वो इन 7 रिवर्स के आसपास का एरिया जो था वो देखा गया था, क्योंकि ये 7 नदियों के आसपास से पड़ते थे, इसीलिए सप्त सिंधु इसे कहा गया। और इसी वर्ड से जो पर्शियन लोग आए थे उसे उन्होंने सिंधु ना कह करके उसे हिंदू कहा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट से क्लियर करता है। सेकंड पॉइंट है कि इन द ऋग्वेद व्हिच इज एन ओल्ड एज अबाउट 3500 years there is a reference of a king named Bharat and the civilization in that kingdom। कहता है कि अगर ऋग्वेद की माने, जो कि सबसे पुराना वेद है, उसके अनुसार अगर माने तो विच इज एज ओल्ड एज, ऋग्वेद के बारे में कहता है कि ये उतना पुराना वेद है कि लगभग 3500 years 3500 साल पहले का ये वेद है, जो कि काफी पुराना, सबसे पुराना वेद है। इसमें एक रेफरेंस आता है, एक ऐसा किंग, एक ऐसे राजा का नेम का रेफरेंस आता है जिसका नाम भरत था, और उनका सिविलाइजेशन जो था, उनका जो राज्य था, उनका जो साम्राज्य था, जो हमारे बहुत पहले जो ऋग्वेद में जो राजा भरत का यहाँ पे जिक्र किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि ऋग्वेद में रेफरेंस दिया गया है, एक राजा थे जिनका नाम भरत था, और उनका साम्राज्य जो था, उनके साम्राज्य में जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के आधार पे एंड जो भी रीजन, जो क्योंकि भरत जो थे उस समय में जो ऋग्वेद में रेफरेंस दिया गया है कि उसमें बहुत बड़ा इनका साम्राज्य था, और इनके साम्राज्य और इनके सिविलाइजेशन के अंदर जो भी रीजन आया, जो भी क्षेत्र आया, वो सारा रीजन इन्हीं के नाम के बाद उस रीजन का नाम भारत पड़ा। हमारे जो ऋग्वेद में जो राजा का रेफरेंस दिया गया वो भरत ने दिया गया, और इनके ही नाम पर बाद में इस पूरे एरिया का, पूरे साम्राज्य का नाम क्या दे दिया गया, भारत, और इसे भारत के साथ भारतवर्ष भी कहा गया। तो यानी हमने भी जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम, उसमें 2 पॉइंट दिया है यहाँ पे भी। इसमें ये बताया गया कि सबसे पहले अर्ली में सबसे अर्ली नाम जो नेम्स जो था वो सप्त सिंधु था, जिसे बाद में पर्शियन लोग इसे सिंधु को हिंदू भी कहने लगे, क्योंकि उनका एच और हमारे संस्कृत का एस जो लेटर था वो लगभग सिमिलर था, उसके वजह से उन्होंने हिंदू भी कहना शुरू किया। और ये सप्त सिंधु जो क्षेत्र था, जो एरिया जो था, जो रीजन जो था, वो इन 7 नदियों के आसपास का एरिया था, इसीलिए इसे सप्त सिंधु कहा गया। दूसरा पॉइंट में हमने ये जाना कि ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, जो कि लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था, उसमें एक रेफरेंस, एक राजा, एक किंग का रेफरेंस दिया गया है जिनका नाम था भरत, और उनके किंगडम में जो सिविलाइजेशन, उनके साम्राज्य में जो सिविलाइजेशन था, और उनके साम्राज्य के अंतर्गत मतलब उनके किंगडम के अंडर में जितने भी एरिया, जितने भी रीजन पड़ते थे, उस पूरे रीजन का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। तो ये राजा का नाम था भरत था, जिसके बाद में उस पूरे क्षेत्र का, उस पूरे एरिया का नाम पड़ गया भारत या भारतवर्ष। अब इसके बाद 2 और पॉइंट्स है, मैं इसको इरेज करता हूं, और इरेज करने के बाद उन दोनों पॉइंट्स को भी बताता हूं। हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम, इसका मैंने 2 पॉइंट्स इसके पहले भी बताया कि पहले पॉइंट्स में उसका नाम क्या था, सबसे अर्ली में सप्त सिंधु। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि उसका नाम भारत कैसे पड़ा। तीसरा पॉइंट है कि इंडिया का जो एक और नेम है वो है हिंदुस्तान। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये कहता है कि हिंदुस्तान इज द अदर नेम विच इज पॉसिबली फ्रॉम द पर्शियन डेरिवेटिव। ये कहता है कि हिंदुस्तान जो है वो एक और भी नाम है इस इंडिया का, जो कि पॉसिबली संभवतः हो, मतलब ये माना गया है कि हो सकता है शायद ये पर्शियन डेरिवेटिव से लिया गया हो। ठीक है, ऐसा क्यों माना गया कि भाई ये पर्शियन डेरिवेटिव से, पर्शियन लोगों से लिया गया है, पर उसी से आया होगा। ऐसा इसलिए कहा गया है कि इन पर्शियन, मतलब कि पर्शियन में स्थान अकिन टू द संस्कृत वर्ड स्थाना, जो कि एक संस्कृत में एक वर्ड है स्थाना, जो कि उससे मिलता जुलता है पर्शियन में स्थान।
स्थान जो है वो स्थान से मिलता जुलता है, विच मीन्स प्लेस, और जिसका दोनों का मतलब क्या होता है, प्लेस मतलब जगह, एक क्षेत्र, एक रीजन। तो इससे ये लगाया गया है कि मतलब जो हिंदुस्तान जो है वो पर्सन से लिया गया है, तो इसीलिए इसको स्थान को स्थान कर दिया गया पर्सन में। तो स्थान जब हम यूज करते हैं तो स्थान जो है वो पर्शियन का वर्ड है, तो इसीलिए इसको माना गया कि हिंदुस्तान जो है वो पॉसिबली पर्शियन डेरिवेटिव है, यानी कि पर्शियन नेम है हिंदुस्तान। लेकिन ये एग्जिस्टेंस में आया कैसे, ये नेम कैसे आया? तो कहता है कि द लैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडस केम टू बी कॉल्ड हिंदुस्तान बाय द पर्शियन एंड द अरब्स। जैसे जो अरब से लोग जो आए थे और जो पर्शिया से लोग आए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जो इंडस नदी था उससे पूर्व की ओर, उससे ईस्ट की ओर, ईस्ट कहने का मतलब कि वेस्ट में है अपना, अभी जो इंडस नदी है वो अफगानिस्तान में पड़ जाता है, निकलती है हिमालयन रीजन से ही, लेकिन वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत सारी नदियां चली जाती हैं, इंडस सिंधु नदी चला जाता है, तो उधर से यानी उस नदी से ईस्ट की ओर, यानी गुजरात, पंजाब, फिर आपका एमपी हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की ओर, यानी उत्तर की ओर, ईस्ट की ओर, पूरब की ओर जो भी एरिया या जो भी एरिया आया उसको पर्शियन और अरब के लोगों ने, अरब्स एंड पर्शियंस ने क्या कहा, उस लैंड को, उस एरिया को हिंदुस्तान कहना शुरू किया। इस तरीके से इसका एक और नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब इसमें हिंदुस्तान के जो नाम का जो प्रूफ है वो और भी बहुत सारी चीजों में मिलता है। इसमें द टर्म्स हिंदुस्तान इज आल्सो फाउंड इन द राइटिंग्स ऑफ मिनाज ए सिराज, अ क्रॉनिकलर ऑफ 13th सेंचुरी। कहता है कि एक 13वीं शताब्दी 13th सेंचुरी का एक इतिहासकार था जिसका नाम मिनाज ए सिराज था। उसके राइटिंग्स, उसके लेखों में भी हिंदुस्तान वर्ड का जिक्र है। उसने हिंदुस्तान वर्ड को एक्सप्लेन किया है, मतलब उसने उसका यूज किया है, इस नाम का उसने यूज किया है, यानी कि इंडिया के लिए जो उसने उस टाइम नेम यूज किया है वो हिंदुस्तान नेम यूज किया है अपने राइटिंग्स में, अपने जो भी वो बुक लिखा होगा उस बुक में उसने हिंदुस्तान वर्ड ही यूज किया है इंडिया के लिए। तो इससे भी प्रूफ मिलता है कि हिंदुस्तान जो है इसी समय इसका नाम पड़ा होगा, और ये तीसरा नाम मतलब दूसरा नाम कहलाता है। इसके साथ ही साथ इसी में एक और पॉइंट ये भी है कि जब ये 13th सेंचुरी में मिनाज ए सिराज इसने जब ये नाम का यूज किया है, तो ये इस नाम को यूज उसने बताया है कि लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, गंगा नदी और यमुना नदी के बीच के जो भी भूमि थे, जो भी लैंड थे, जो भी एरियाज थे, उस एरिया को इसने हिंदुस्तान प्रिस्क्राइब किया है, हिंदुस्तान डिस्क्राइब किया है। इसके साथ ही साथ एक और प्रूफ इसी में ये मिलता है, लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, इसको इसने, इस वर्ड्स को इसने इसलिए यूज किया है क्योंकि इसने पॉलिटिकली इस वर्ड्स को यूज किया था, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत जो था वो इन्हीं दो नदियों के बीच में भूभाग में फैला हुआ था। और उसके बाद एक 16th सेंचुरी में एक फेमस मुगल किंग जो था वो बाबर था, उसने भी पूरे इंडिया को, भारत को उस समय में हिंदुस्तान वर्ड से, मतलब हिंदुस्तान नाम से ही इस पूरे एरिया को, पूरे लैंड ऑफ मासेस को यूज किया है हिंदुस्तान वर्ड से नेम से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस थर्ड पॉइंट में पूरा ये डिस्क्राइब कर रहा है कि इंडिया का नाम जो है वो हिंदुस्तान कैसे पड़ा, कब पड़ा और क्यों पड़ा। इस पॉइंट्स में ये आपको मिला। तो मैं इसको अभी इरेज करूंगा और इसके बाद एक और नेक्स्ट पॉइंट दूंगा, हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम। इस क्वेश्चन में जो लास्ट पॉइंट है यानी चौथा पॉइंट जो है कि इंडिया जो है वो इंडिया का जो इंडिया नेम जो है वो कैसे आया, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसमें चौथे पॉइंट पर ध्यान देते हैं। द नेम इंडिया came to the English uses from the 17th century onwards। कहता है कि जो ये इंडिया नेम जो है वो इंग्लिश यूज में कब आया, 17th सेंचुरी के बाद आया, 17th सेंचुरी से और उसके आगे ये मतलब ये यूज होते रहा, ये वर्ड्स इंडिया जो है वो इंग्लिश यूज होते रहा।
एंड इट इज थॉट टू बी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन और स्पेनिश। और ऐसा इसलिए माना जाता है कि ये ज्यादातर यूज में इंडिया जो वर्ड है, मतलब भारत का नाम इंडिया 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 जो ये वर्ड यूज होने लगा वो इसलिए यूज होने लगा, ये ऐसा माना जाता है कि ये इन्फ्लुएंस में इसलिए आया क्योंकि लैटिन और स्पेनिश वर्ड्स जो थे वो बहुत ज्यादा उस टाइम ब्रिटिश रूल के कारण, उस 17वीं सेंचुरी के बाद ब्रिटिश रूल के कारण बहुत ज्यादा वर्ड्स जो थे उनके द्वारा लैटिन और स्पेनिश यूज किए जाते थे। उसके थ्रू ये थॉट क्या सोचा गया है कि ये जो वर्ड्स है इंडिया वो इन्फ्लुएंस लैटिन वर्ड्स का या फिर स्पेनिश वर्ड्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा प्रभावी होने के कारण ये वर्ड्स सबसे ज्यादा यूज में आया इंडिया। इसमें ये कहता है कि द मॉडर्न इंडिया और भारत इज कन्फाइंड टू द टेरिटरी। मॉडर्न इंडिया जो है यानी अभी आधुनिक जो भारत है या अभी जो आधुनिक इंडिया है वो सीमित किया गया है टेरिटरी, एज ए टेरिटरी के रूप में। इसलिए सीमित किया गया है विच इज अ पार्ट ऑफ सॉवरेन नेशन पोस्ट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। कहा जाता है कि जब ये जो इंडिया जो था, मतलब कि अभी जो तत्कालीन भारत जो है यानी जो आधुनिक भारत है, जब ब्रिटिश रूल मतलब कि अंग्रेजों के शासन के बाद जब ये आजाद हुआ तो ये बहुत पहले जितना था उसके बाद अब सीमित हो गया है, सीमित होकर के रह गया है। मतलब कि इंडिया को बहुत से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। आपको ऑलरेडी जानते हैं जैसे कि पाकिस्तान के अलग कर दिया गया, बांग्लादेश अलग कर दिया गया। तो जो ये इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल से मिलने के बाद अभी जो मेन टेरिटरी है, जो अभी जो सीमित अपना क्षेत्र है, जहां से जो अभी हम लोग जो तत्कालीन जो मॉडर्न मैप्स भी देखते हैं उस पूरे एरिया को हम अभी तक इंडिया और भारत के नाम से हम लोग जान रहे हैं, जो कि ब्रिटिश रूल के इंडिपेंडेंस के बाद से जो भी सीमित एरिया अभी तक बच गया है इंडिया का, वो इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने अभी 4 पॉइंट्स देखे हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पीरियड बाय पीरियड, समय पर किस तरीके से जो अलग अलग समय में लोग जो थे एक नाम से दूसरे नाम तक, फिर उसके बाद दूसरे समय में एक और नाम से, फिर उसके बाद दूसरे समय में एक और नाम से, इस तरीके से अपना इंडिया का नाम जो है वो चेंज होते रहा है, इन्फ्लुएंस होते रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी तक ये चारों पॉइंट्स में हम लोग ने ये जाना कि इंडिया का जो नाम जो इतने समय पर अलग अलग पड़ा वो कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। ये आपको एक बार मैं आपको अपने इसमें बुक्स जो है मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। आप उसके बाद रीडिंग करके फिर जो मैंने समझाया है इस वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से समझ लीजिएगा कि जो क्या क्या टर्म्स समझा मैंने। तो आज के क्लास में बस इतना ही टर्म्स है। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा सोर्स ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू।